हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी महीने का हमने पहले ही पढ़ डाला। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी महीने का ही। तो फटाफट से शुरू करते हैं, वीडियो कंप्लीट देख लेना। जनवरी माह का करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ से बाहर सच में ही नहीं जाएगा, मजाक की बात नहीं है। आ जाओ फटाफट से। अब आ जाओ जनवरी 2026 करंट अफेयर, वो भी कौन सा? नेशनल। चलो देखो, सबसे पहले जेएनजी डाकघर की बातचीत करेंगे। जेएनजी डाकघर खोला है भारत के अंदर, पहला इस प्रकार का डाकघर है जो एम्स में खुला है। कौन से एम्स में खुला है? विजयपुर एम्स, जम्मू कश्मीर। बस इतना याद करना है, जेएनजी डाकघर, विजयपुर एम्स, जम्मू कश्मीर। इस प्रकार का देश का पहला डाकघर खुला है, देश का फर्स्ट ऐसा पोस्ट ऑफिस खुला है। चलो, तो एम्स विजयपुर के अंदर खुला है, जम्मू कश्मीर के अंदर देश का पहला एम्स है जिसमें जेएनजी डाकघर खुला है। चलो अब हम देखते हैं अगली खबर। अगली बात क्या है? परमवीर दीर्घा एक प्रकार का एक कॉरिडोर है, जैसे एक आंगन जैसा होता है, लंबा सा कॉरिडोर, उसमें चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, साइड में देखते हैं अपन तस्वीरें लगी होती हैं। तो परमवीर दीर्घा राष्ट्रपति भवन में एक तरीके से क्या है, एक कॉरिडोर बनाया हुआ है। इसमें परमवीर चक्र विजेता जो 21 हैं, इनके क्या लगाए हैं? चित्र लगाए हुए हैं, चित्रों की प्रदर्शनी की गई है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। है कहाँ पे ये? राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर। अब 4 जगह हैं, उनके नाम चेंज किए। राजपथ का नाम है कर्तव्य पथ, राजपथ का क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। रेस कोर्स रोड जो है उसका नाम है लोक कल्याण मार्ग। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर जो उसका नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का क्या है? श्री विजयपुरम। और मुगल गार्डन का क्या कर दिया भाई? अमृत गार्डन, अमृत उद्यान कर दिया। याद रखोगे सबके सब। चलो, तो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने। परमवीर दीर्घा 21 जो परमवीर चक्र विजेता उनके चित्र लगाए गए हैं इसके अंदर। और 21 जो परमवीर विजेता हैं, इन्हीं के नाम पर भाई अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप समूह है उनका नाम भी चेंज किया गया था। ये भी आप विशेष रूप से याद रख लेना। इसमें इतना ही है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे यानी कि एक नेशनल हाईवे NH-45, और जो वन्य जीव हैं उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए यह वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया गया है। ये कहां से कहां तक बनाया गया है भाई? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से लेकर नौरादेही अभ्यारण्य तक बनाया गया है। ये कहां है सर? ये है भाई मध्य प्रदेश के अंदर। और ये हाईवे भी कहां बनाया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। अच्छे से याद रखना, नेशनल 45 पे, जो भोपाल और जबलपुर को क्या करता है? जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? भोपाल और जबलपुर को जोड़ता है। इसी में ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभ्यारण्य जो है, यहाँ दोनों में से कोई सा भी देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में ये चर्चा में रहे हैं। यह दोनों के दोनों कौन से स्टेट में है? दोनों के दोनों कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 11.8 किलोमीटर। आप राउंड फिगर में याद रखोगे कितना? 12 किलोमीटर। आप इसको याद रख लेना कि 12 किलोमीटर क्या बनाया है ये? वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। इसमें भी 2 किलोमीटर जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, जहां पर जो गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर, उनको अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा नियंत्रण में रखनी है। यानी कि बहुत कम स्पीड में उनको गाड़ी चलानी है, ताकि किसी भी वन्य जीव का कोई भी नुकसान ना हो। तो याद रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे NH-45 मध्य प्रदेश में भोपाल से जबलपुर, और 2 आपके ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादी अभ्यारण्य के बीच में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ना। बनाया तो पहले से, इसको घोषित कर दिया है। चलो, अगला आपका एशियन वाटरबर्ड सेंसस, AWC। ये 40वां हुआ भाई। एशियन वाटरबर्ड सेंसस, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई जल पक्षी गणना। एशियाई जल पक्षी गणना। वैसे तो यह 40वां हुआ है, लेकिन कोरिंगा अभ्यारण्य के अंदर यह 10वीं बार हुआ है। और ये कोरिंगा अभ्यारण्य कहां पर है? ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हाल ही में चर्चित स्थल है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोरिंगा अभ्यारण्य जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है। अब भैया गोदावरी नदी के मुहाने पर भी हुआ है, तो नदी वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एशियाई जल पक्षी गणना जो ये हुई है, इस जल पक्षी गणना के अंदर इन 4 मुख्य पक्षियों के ऊपर ध्यान दिया गया है। इन चारों के नाम अच्छे से देख लो। इंडियन स्कीमर, ग्रेट नोट, यूरेशियन कर्ल्यू और यूरेशियन ओयस्ट कैचर। तो ये चारों के चारों नाम याद रखने हैं। फिर से देखो, इंडियन स्कीमर, ग्रेट नोट, यूरेशियन कर्ल्यू और यूरेशियन ओयस्टर कैटर। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। एशियन वाटरबर्ड सेंसस, AWC शॉर्ट में बोलते हैं। 40वां संस्करण इसका हुआ है, 40वीं बार गणना हुई है। आयोजन इस बार हुआ इसका कोरिंगा अभ्यारण्य के अंदर। जो कोरिंगा अभ्यारण्य में यह 10वां आयोजन है। इससे पहले 9 आयोजन हो चुके हैं। मुख्य रूप से इन 4 पक्षियों की गणना पर ध्यान दिया गया है, इंडियन स्कीमर, ग्रेट नोट, यूरेशियन कर्ली और यूरेशियन ओयस्टर कैचर। चलिए अगला देखो। अगला है सिलीसेड और कोपरा जलाशय। देखो, कोपरा जलाशय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं, अगर जनवरी से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देना चाहे, मुझे ये ड्यूटी दे दें कि आप जनवरी के मंथ के करंट अफेयर से एक MCQ क्वेश्चन बना के दो, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनाऊं कि हाल ही में चर्चा में रहा कोपरा जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि रामसर सूची जो है, रामसर साइट जो है, इसमें इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो सर इसके साथ तो सिलीसेड को भी शामिल किया गया है।
तो सिलीसेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सिलीसेड राजस्थान का पहला स्थल नहीं है जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों की मौज होगी। कोपरा जलाशय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी अगर अपन बातचीत करें तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह पहला स्थल है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, कोपरा जलाशय, इसलिए यह फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं के साथ में जब इन दोनों को शामिल कर लिया तो रामसर स्थलों की टोटल सूची दिसंबर 2025 तक कितने रामसर स्थल हो गए? 96। ये वीडियो आप जिस भी डेट को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में उस दिन तक जरूर बताएं कि भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हो गए, कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। सिलीसेड जो है ये 96वां था देश का रामसर स्थल। सिलीसेड स्थित कहां पर है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में देखें तो अलवर। सिलीसेड एक तरीके की झील है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था भाई? विनय सिंह ने करवाया था। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1845 के अंदर। और इसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसी झील को, सिलीसेड को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो राजस्थान जीके जिस जिस एग्जाम में आता है, अभी राजस्थान जीके की जो तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप भी ये फैक्ट जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण करवाया, नंदन कानन, अलवर राज्य की पानी की पूर्ति करने के लिए। और सिलीसेड को किसमें शामिल कर लिया? रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया। सभी को क्लियर है अच्छे से? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब पीएमओ का भी नाम परिवर्तन कर दिया, और नाम परिवर्तन क्या कर दिया? सेवा तीर्थ कर दिया। अब सेवा तीर्थ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन है। अब ये तीनों अलग अलग हैं। जैसे सेवा तीर्थ फर्स्ट है, ये किसका, ये क्या है भाई? ये पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। नाम बदल के क्या कर दिया? सेवा तीर्थ कर दिया। सेवा तीर्थ सेकंड क्या है भाई? ये है कैबिनेट सचिवालय। ये क्या है? कैबिनेट सचिवालय। सेवा तीर्थ तीन जो है ये क्या है? एनएसए कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कार्यालय है। कौन सा? सेवा तीर्थ तीन। तो याद रखना पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया भाई? सेवा तीर्थ कर दिया है। बस ये फैक्ट और आपको याद रखना है। आगे देखो, अटल कैंटीन योजना, इसमें सिर्फ यही याद रखना है, ये जो कैंटीन की जो अटल कैंटीन योजना है कहाँ प्रारंभ हुई? दिल्ली के अंदर भी। किसने प्रारंभ किया भाई? सीएम रेखा गुप्ता ने। इसमें ऐसा विशेष क्या है भाई? कुछ विशेष नहीं है। 5 रुपए पर प्लेट, 5 रुपए पर प्लेट। बस ये खास खास बातें हैं जो आपको इसमें याद कर। और इसमें एक चीज और याद कर लेना लो, 2 चरणों में चलेगी। पहले चरण में 45 कैंटीन बनाई जा चुकी हैं इस तरह की, और अभी 55 जो बची हुई हैं इन पर काम क्या है? जारी है। इतनी बात है। अटल कैंटीन योजना कहाँ शुरू हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है अटल कैंटीन योजना। अगला देखो क्या है? अगला है सम्राट पेरुविदुगु मुथरैयर द्वितीय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इनकी स्मारक पे डाक डाक टिकट जो है ये जारी हुआ है। स्मारक पे क्या जारी हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। भाई कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करके बता दो हमारे देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? जरूर बता दो, क्योंकि ये जो डाक टिकट जारी किया ये किसने जारी किया है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने जारी किया है। मैं दावा करता हूं आप में से 70% से भी अधिक बच्चे जो हैं ये उपराष्ट्रपति जी का नाम नहीं जानते हैं। छोटा मोटा जानते हैं तो पूरा नहीं जानते होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आगे से याद रखना भी, अपने को याद नहीं भी रखें तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे तो नाम याद हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन ने इस पर क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। सर ऐसा क्या है कि इन पे डाक टिकट जारी किया है? देखो तमिलनाडु में 7वीं से 9वीं शताब्दी तक, तमिलनाडु के अंदर 7वीं से 9वीं शताब्दी तक एक वंश था, मुथरैयर वंश। इस मुथरैयर वंश में सम्राट पेरुविदुगु सबसे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ सम्राट हैं। पेरुविदुगु द्वितीय जो हैं ये सबसे शक्तिशाली सम्राट हुए। इसलिए भाई इनके सम्मान में, इनके स्मारक पर डाक टिकट हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया है। याद रखोगे, मुथरैयर वंश कहाँ पे था? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे था भाई? तमिलनाडु में। ये और याद रखें, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो फटाफट से। अगला है आपका पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना। टग का मतलब है जैसे मान लो कहीं कच्चे बच्चे रास्ते में कीचड़ विचड़ में अपनी गाड़ी फंस जाती है तो टोचन करने के लिए ट्रैक्टर बुलाते हैं। और जब ट्रैक्टर गाड़ी का टोचन करे तो गाड़ी ने खींच के निकाल देना। अब ट्रैक्टर की शेप वगैरह सब कुछ बराबर, गाड़ी का लगभग बराबर ही हुआ है सिस्टम। वो टगाड़ो सिस्टम है, लेकिन ये क्यों संबंधित है? नावाओं संबंधित है, बोटू संबंधित है, समुद्र में जबकि नावा चाल है बहु संबंधित है। अब देखो भाई समुद्र में जबकि लोगान ले लेके नावा चाल है, बड़ी बड़ी क्रूज चाल है, इसके अलावा और भी कॉमर्शियल पर्पज से बहुत सारी नाव चाल है। बण के अलावा एक वह टग, अभी तक जत्ता भी टग हा देश में वह डीजल संचालित होता, यानी क्यों चालता? वह सारा सारा डीजल चालता।
अब जितना भी टग है अब बंद के कर दिया, अब इलेक्ट्रिक कर दिया, और इलेक्ट्रिक टग में भी पहलो इलेक्ट्रिक टग जो है वो कर दियो जागो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात। निर्माण इसका किसने किया? आत्रे शिपयार्ड गोवा से इसका निर्माण हुआ है, और 2 चरणों में चलेंगे। पहले चरण में 2-2 इनको दिए जाएंगे, सबको 2-2 टग। कांडला पोर्ट आपका कहां पर? अभी ये गुजरात में। पारादीप पोर्ट आपका ओडिशा के अंदर, ये याद रखना। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और चिदम्बरनार पोर्ट आपका कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। बस ये भी याद रखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि करंट में ये चीजें चल रही हैं, तो एग्जामिनर सीधा सा देके पूछ लेगा कि चिदम्बरनार पोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। तो ये थी आपकी पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना, है ना। ये टग किसके लिए है? ये नाव के लिए है, उन बोट्स के लिए है। छोटी बोट होती हैं, वो शेप में देखे तो वो छोटी होती है, लेकिन पावरफुल बहुत होती हैं। बड़े से बड़े जहाज जो फंस जाते हैं समुद्र में, उनको भी सहारा देके और किनारे तक ला सकती है। तो प्रदेश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना है। अगला है हांसी 23वां जिला। ये हरियाणा का 23वां जिला बना है। छोटा सा फैक्ट है, कहां से अलग होके बना है? हिसार से अलग होके हरियाणा का 23वां क्या बना है भाई? जिला बना है हांसी। तो याद रखना, है ना। एच एच और हांसी भी एच से। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है आपका नए भारतीय मानक, इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है। नए इंडियन स्टैंडर्ड्स की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? उपभोक्ता दिवस के अवसर पर की गई थी। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब आता है भाई? 24 दिसंबर को आता है। कब आता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आता है। अब 2 मानक जो थे, इनमें एक है बम निरोधक मानक और एक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मानक। बातचीत हो जाए सर ये मानक मानक क्या, थोड़ा सा समझा दो, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, मैं बम निरोधक वाले समझा देता हूँ, ट्रैक्टर वाला आप अपने आप ही समझ जाओगे। बम निरोधक में जैसे मान लो अभी तक जैसे बम होते थे, तो बम निरोधक दल जाता है। अब वो कुछ जैकेट वैकेट पहन के रखते हैं, ट्रैक सूट जैसा सा, कुछ बड़े मोटे मोटे लगते हैं, उनके अंदर ऐसे लगता है हवा सी घुसी हुई है ना। अब उनके पास में स्पेशल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उन इक्विपमेंट्स का कोई मानक नहीं था, उनका कोई निर्धारण जो मानक है उसको निर्धारित नहीं किया गया था। उन इक्विपमेंट्स जो हैं, वो कुछ भी इक्विपमेंट्स लेके आ जाते थे, वही चल जाते थे। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने? इनका मानक निर्धारित कर दिया है, इनके स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर दिए हैं। जैसे बम को ढकने के लिए अगर आप ब्लैंकेट ले जा रहे हो, तो ब्लैंकेट की जो स्ट्रॉन्गनेस है वह मानक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगली बात, ब्लैंकेट के अलावा अगर बम को रखने के लिए आप बास्केट ले जा रहे हो, तो बास्केट का स्टैंडर्ड भी क्या होना चाहिए भाई? ये जो नया स्टैंडर्ड दिया है इसके अनुसार होना चाहिए। आईएस का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, और ये नंबर है बम निरोधक मानक के 19445। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मानक के हैं इंडियन स्टैंडर्ड 19262। इतना याद रखना, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इसमें। बस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर आप थोड़ा सा याद रख लेना। आगे है भाई सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनियम 2025। सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है ये जारी कौन की, ये चीज अपनी याद रखेंगे। ये रिपोर्ट जारी की है हुरून इंडिया प्लस आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंक ने। इस रिपोर्ट में जो काम की बातें हैं, दीपेंद्र गोयल जोमेटो इटरनल के संस्थापक हैं, और सबसे युवा संस्थापक जो हैं आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा जेप्टो कंपनी के हैं। इनकी भी अगर एज की बातचीत करें तो केवल्य वोहरा 22 साल के हैं, और आदित्य पालीचा जो है ये 23 साल के हैं। बस ये जो रिपोर्ट है सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनियर 2025, इसमें सबसे टॉप पेज लिस्ट में दीपेंद्र गोयल, और सबसे युवा संस्थापकों की बातचीत करें तो आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा जो जेप्टो कंपनी के संस्थापक। फिर आता है भाई सेंसस 2027। सेंसस में देखें तो 16वीं जनगणना होगी 2027 में, और आजादी के बाद में कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। अब की बार जनगणना 2 चरणों में हो रही है, ये भी अपने को याद रखना है। पहला चरण 2026 में और दूसरा चरण 2027 में होगा। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, और डिजिटल जनगणना से आपको एक पोर्टल याद रखना है, सीएमएमएस पोर्टल। सीएमएमएस पोर्टल, ये कौन सा पोर्टल है भाई? सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पोर्टल है भाई। ये पोर्टल अच्छे से याद रखना, और पहली बार इसमें जातिगत गणना को शामिल किया गया है। ये हो गई आपकी जनगणना 2027। फिर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ के अंदर, इसका उद्घाटन सुशासन दिवस पर किया गया। सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर को आता है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया प्रेरणा स्थल का। इस प्रेरणा स्थल पर 3 प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। प्रतिमा नंबर 1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी।
ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को बनाया किसने था? राम सुतार ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मातूराम ने और अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है वह भी किसने बनाई थी? मातूराम ने बनाई। ये आपको और याद रखना है। अब आज की जो क्लास है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। नए विधेयक पारित हुए हैं। अब हुए संसद का जो शीतकालीन सत्र था, इसमें कितने विधेयक पारित हुए थे? 8 हुए थे। यहाँ पर अपन बातचीत करेंगे सिर्फ 2 ही विधेयकों की क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है शांति विधेयक 2025। शांति विधेयक की फुल फॉर्म अपन लिखेंगे सस्टेनेबल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी इसको इंग्लिश में याद करेंगे। सस्टेनेबल इंग्लिश में याद करोगे तो आपकी हेल्प ऐसे होगी कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किससे संबंधित है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर। अब देखो अब फुल फॉर्म तो घनी बड़ी है लेकिन एक बार दो बार इन याद कर लेगा तो याद भी हो जाएगी, इतनी हार्ड भी नहीं। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा है भी संबंधित है। अब ये अधिनियम में नई बात की कही गई कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित भाई नया रिएक्टर वगैरह कुछ लगाना ही, कुल मिला के अपन परमाणु ऊर्जा देश में और बढ़ानी है। तो एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया कि 2047 तक 100 गीगावाट लेके जाऊंगा। कति लेके जाऊंगा परमाणु ऊर्जा? 100 गीगावाट तक। कब तक? 2047 तक। अब ये जो नया विधेयक है, इस विधेयक की वजह से एक कंपनी है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी की ही मोनोपोली ही एकाधिकारों। अब मोनोपोली जो है या क्या होगी? खत्म हो जाएगी कंपनी। आज चीज अपन याद रखनी है। अगलो पॉइंट है वीबीजी रामजी विधेयक। तो वीबीजी रामजी, वीबी को मतलब विकसित भारत, वीबी को मतलब है विकसित भारत। अब जी को मतलब है ग्रामीण रोजगार, आर को मतलब रोजगार, ए को मतलब आजीविका, एम को मतलब मिशन विधेयक। कुल मिला के वो जो अपना मनरेगा है, नरेगा में प्रतिस्थापित कर देगो। नरेगा में जहाँ 100 दिन को रोजगार दियो जातो, अब ई कमाई कितने दिन को दियो जागो? 125 दिन को दियो जागो। फिर और दो तीन मुख्य मुख्य बातें हैं ये विधेयक की। वह बातें हैं कि केंद्र राज्य को अनुपात करते रहो। देखो जो सामान्य राज्य है, अपने राज्य की नहीं, जितना भी सामान्य राज्य है वहां तो अनुपात रहेगा 60-40 को। अब पूर्वोत्तर साइड का जो राज्य है, सिक्किम वगैरह या जो पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है, बण को रहेगो 90-10 को। ई के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें 100% की को रहेगो भाई केंद्र को ही रहेगो। ए चीजें थाने याद रखनी है, अतोक मैटर है जिनमें जनवरी के जो करंट अफेयर्स आपके वो समाप्त हो गए। जनवरी के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तक हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगला वीडियो जो होगा अपना, उसमें हम राजस्थान के करंट अफेयर्स जो है जनवरी महीने के उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में खेल कूद वगैरह ये सारी चीजें जो है इन पर डिस्कशन करेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी जो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी अपन बातचीत करेंगे, क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं। तो कुल मिला के पूरा अगर वीडियो अगर अपन देखें तो पूरा का पूरा वीडियो अपना 2 से 3 घंटे में, लगभग 2-2.5 घंटे में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरा जनवरी का करंट अफेयर अपन अच्छे से कर लेंगे। इसके बाहर कुछ ही करंट अफेयर बचेगा नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।